रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्या और उसका पति विक्रम दोनों दिल्ली के बड़े से हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम भाव था। ऐसे ही दिव्या रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपना और अपने पति का नाश्ता तैयार करती है, जिसके बाद दोनों नाश्ता करके एक साथ ही कार से हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसे ही शाम को दोनों पति पत्नी कार में बैठकर घर की तरफ आ रहे होते हैं, मगर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, जिसके कारण उनकी कार वहीं फंसी होती है। तभी उनके बगल में एक कार आकर रुक जाती है। उस कार में बैठी लड़की को देखकर दिव्या अपने पति से कहती है, विक्रम वो देखो मेरी दोस्त। कहाँ है? तभी ट्रैफिक हट जाता है और वो कार आगे की तरफ निकल जाती है। ये देखकर दिव्या बोलती है, ओह शिट, कार निकल गई। मगर ये मेरी दोस्त पायल कैसे हो सकती है? वो तो लखनऊ में थी ना। मेरे पास तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है जो मैं पता लगा सकूं कि सच में वो वही थी या नहीं। अरे पागल, वो होगी तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मिल ही जाएगी। तुम चिंता मत करो। वो तो ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत परेशान है। अरे पगली, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं है। इतना बोलकर विक्रम उसे वहाँ से ले जाता है। समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या और विक्रम दोनों बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ एक पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बुरी तरह से मोड़ रहा होता है और वो बेचारी सब कुछ सहन कर रही होती है। जब दिव्या की नजर उस पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त पायल और उसका पति सुमेर होता है। तभी गुस्से में दिव्या वहाँ जाती है और उसके हस्बैंड से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? वो मेरी पत्नी है और बदतमीजी तो आप कर रही हैं मैडम, पति पत्नी के बीच में आके। दिव्या तुम जानती हो इसको? दिव्या इतना बोलकर पायल दिव्या को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी विक्रम कहता है, दिव्या यही तुम्हारी दोस्त है पायल? हाँ विक्रम, यही मेरी दोस्त पायल है। पायल तू बता, तू ठीक है ना? मैंने तुझे मना किया था ना कि इस दरिंदे से शादी मत करियो, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। ओ मैडम, जबान संभाल के बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हो, लेकिन याद रखना मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे चंगुल से बचा कर ही रहूंगी। पायल चलो यहाँ से। सुमेर पायल को डरा धमका कर वहाँ से ले जाता है और घर जाने के बाद उसे खूब मारता है। साथ ही उससे कहता है, आज के बाद अपनी उस दोस्त से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तेरे पेट में पल रहे बच्चे को जान से मार दूंगा। मैं नहीं बात करूंगी उससे, मगर मेरे बच्चे को कुछ मत करना। सुमेर पायल को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी पायल डर के मारे रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिव्या पायल के घर आती है। क्योंकि पायल घर पर अकेली होती है तो वो दिव्या को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे सुमेर की दी हुई धमकी याद आती है। तो वो दिव्या से कहती है, तुझे मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? जब सुमेर तुझे होटल से लेके जा रहा था तब मैंने तेरा और सुमेर का पीछा किया और मैं यहाँ तक आ गई। दिव्या प्लीज मेरी बात मान, तो यहाँ से चली जा। अगर सुमेर ने देख लिया तो मेरी जान को तो आफत हो जाएगी। पायल मेरी दोस्त, अपने लिए जीना सीख। जितना तू अत्याचार सहती जाएगी उतना ही तू मुजरिम बनती जाएगी। इतने में वहाँ सुमेर आ जाता है तो पायल उसे देखकर डर जाती है। साथ ही सुमेर गुस्से में दिव्या को वहाँ से भगा देता है और पायल को खींचकर अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसके पेट पर जोरों से घूंसा मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सुमेर बहुत घबराता है और अनजाने में दिव्या के हॉस्पिटल में ही उसे भर्ती करवा देता है, जहाँ दिव्या पायल का इलाज करती है और थोड़ी ही देर के बाद दिव्या बाहर आती है तो सुमेर से वो बोलती है, पायल के पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा और टेस्ट करने के बाद पता चला है कि उसके पेट में बुरी तरह से मारा गया है और ये एक पुलिस केस है। अब ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पायल से पूछ लो, वो सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए ये सब हुआ। कुछ ही समय में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पायल से बयान लेती है, जिसमें पायल बोलती है, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, मेरा पति मुझे बुरे तरीके से मारता था, इतना मारता था कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया। पुलिस सुमेर को पकड़कर ले जाती है और दिव्या पायल को अपने साथ अपने घर ले जाती है।
ऐसे ही समय बीतता जाता है। पायल अपना पिछला सब कुछ भूलकर खुशी से दिव्या और विक्रम के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन पायल सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अचानक विक्रम उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसी के साथ कहीं न कहीं विक्रम और पायल एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं और मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही दिव्या कुछ समय के लिए किसी काम से बाहर जाती है। इसी बीच पायल और विक्रम की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और प्यार भरे लम्हों को एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता जाता है। एक शाम दिव्या और पायल दोनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी दिव्या कहती है, वैसे पायल तेरा मन तो लग रहा है ना इस घर में। यार मुझे माफ करना, ना तो मैं तुझे टाइम दे पा रही हूँ ना ही विक्रम को। हे भगवान, दिव्या मुझे कितना प्यार करती है और मैं अपने ही दोस्त का घर उजाड़ने चली थी। ये सब मैं क्या करने जा रही थी? अरे बोल ना पागल। दिव्या, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पर क्यों, क्या हुआ? मैं बस यही चाहती हूँ कि अब मुझे खुद की एक अलग पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा कहती थी ना कि मुझे एक पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहिए। तो फिर वक्त आ गया है कि तुम मेरी उड़ान को पंख दो। इतना बोलते ही पायल को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इतने में वहाँ पर विक्रम आता है और उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। दिव्या उसका हाथ पकड़कर उसकी नर्व्स चेक करती है और अच्छे से चेकअप करने के बाद विक्रम से कहती है, विक्रम, ये माँ बनने वाली है क्या? ये सुनकर विक्रम घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि पायल के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। थोड़ी ही देर में पायल को भी होश आता है और दिव्या उसको सारी बातें बता देती है। साथ ही उससे पूछती है, पायल तुझे मेरी कसम बता, ये बच्चा किसका है? दिव्या, दिव्या मुझे माफ कर दे। अरे तो रो क्यों रही है, बताना आखिर बात क्या है? दिव्या, ये बच्चा मेरा और पायल का है। ये बात सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे में वो बोलती है, क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? दिव्या, मैं तेरी और विक्रम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए था। माफ कर दो दिव्या, इसमें सबसे ज्यादा कसूर मेरा है। पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया और पायल की तरफ खींचा जाने लगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। एक सवाल पूछूंगी तुमसे और तुम्हें सच बोलना होगा। तुम दोनों को मेरी कसम। हाँ बोलो। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ। नहीं दिव्या, मैं चली जाऊंगी तुम दोनों की जिंदगी से। तुम यही रहो, तुम विक्रम की पत्नी हो। अब तुम दोनों को मेरी कसम है कि तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहना होगा और मैं तुम दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों को अलग किया तो मैं विक्रम के साथ पहले की तरह नहीं रह पाऊंगी। साथ ही इस धोखे को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा यही है कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ और मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसे ही कुछ समय के बाद दिव्या विक्रम से डाइवोर्स ले लेती है। साथ ही पायल की विक्रम से शादी भी करवा देती है, जिसके 9 महीनों के बाद पायल एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नंदिता और साहिल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करने का फैसला ले चुके थे। साथ ही अपने रिश्ते की सच्चाई अपने घर वालों को भी बता चुके थे और दोनों फैमिलीज को एक रॉयल होटल में एक दूसरे से रिश्ते की बात पक्की करने के लिए मिलवाते हैं। लेकिन बातचीत करने के बाद दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से अपने अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिता और साहिल अपने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई हल नहीं निकाल पाते। ऐसे ही एक दिन नंदिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो तुरंत साहिल को फोन करती है और उसे रोते हुए बोलती है, साहिल, आई एम प्रेग्नेंट। अरे क्या कह रही हो तुम? साहिल, मैं अपने बेबी को जन्म देना चाहती हूँ। मैं खुद अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगा। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
इस बच्चे को भी जन्म दोगी और हम दोनों भी एक हो जाएंगे। घर वाले तो मानने से रहे, अब हमें ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मुझे बस इतना पता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, वो भी भाग कर। ठीक है, तुम शाम को रेडी रहना, हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं चले जाएंगे। लेकिन हाँ, हम जाते हुए एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारा चेकअप करा लेंगे ताकि तुम्हें और हमारे बेबी को कोई दिक्कत ना हो। दोनों भागकर दिल्ली आ जाते हैं और रास्ते में जब साहिल और नंदिता रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी सामने से आते हुए एक तेज रफ्तार के ट्रक से साहिल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर नंदिता भी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। कुछ ही देर के बाद जब नंदिता को होश आता है, वो वहां से निकलती है और वापस अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है और उन्हें अपने और अपने बच्चे की सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लोग उससे बोलते हैं, अरे कुलक्षणी नालायक डायन, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे हमारे माथे पर कालिक पोतने के बाद अब अपनी इस गंदगी को लेकर हमारी चौखट पर चली आई, बाहर निकल जा यहाँ से। पर माँ, मैंने जो भी किया उसमें इस नन्ही जान की क्या गलती थी? मेरे साथ ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊँगी आपके बिना। नंदिता रोती हुई अपने घर से चली जाती है और काफी ढूंढने के बाद उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिलती है और वो वहाँ पर जाना शुरू कर देती है। साथ ही वो एक कमरा भी किराए पर ले लेती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात नंदिता जॉब से वापस घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। इतने में वहाँ पर एक वीर नाम का लड़का आ जाता है जो उसी के साथ काम किया करता था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर उसका चेकअप करवाता है और डॉक्टर उससे बोलते हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप उन्हें ऐसी हालत में जॉब पर मत जाने दीजिए, इनको रेस्ट की जरूरत है। क्या ये प्रेग्नेंट है? जी हाँ, और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप इनको समय पर देते रहिएगा। जी ठीक है, क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी हाँ। डॉक्टर से बात करने के बाद वीर नंदिता से मिलने जाता है और उससे कहता है, तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं। वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे रिलैक्स, तुम रो मत, तुम मुझे हर बात बता सकती हो। नंदिता उसे रोते हुए अपनी सारी सच्चाई बता देती है और वो भी उसे चुप करवाता हुआ बोलता है, चुप हो जाओ नंदिता, तुम इस शहर में अकेली नहीं हो। अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ, और हाँ, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बता देना मुझे। वीर नंदिता को उसके घर ले जाता है और दवाई खिलाकर सुला देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वीर समय समय पर नंदिता के साथ हॉस्पिटल जाया करता, उसका अच्छे से प्रेगनेंसी का चेकअप करवाया करता, मार्केट से उसके लिए फ्रूट्स लेकर आता, उसकी अच्छे से सारी जिम्मेदारियां और देखरेख किया करता था। धीरे धीरे वीर को नंदिता से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी के लिए पूछता है। तभी नंदिता उससे कहती है, तुम्हारे घर वाले मेरी वजह से तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। नहीं नंदिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बच्चे को भी अपना नाम देना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम मेरे और मेरे घर के लिए एकदम परफेक्ट हो और जैसी बहू मेरी माँ को चाहिए तुम बिल्कुल वैसी हो। लेकिन अगर हम सच बोलकर एक रिश्ते की शुरुआत करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अरे बाबा, तुम डरती क्यों हो? हम कल ही शादी कर लेंगे और हम हमारे घर चलेंगे। कल ही शादी? वीर, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर? मैं हूँ ना, तुम इस बच्चे को भी जन्म दोगी और हम दोनों एक होंगे। साहिल भी मुझे इतना ही प्यार करता था और वो भी तुम्हारी ही तरह था। नंदिता रोते हुए वीर को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगले दिन वीर नंदिता से मंदिर में शादी कर लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। वीर की माँ सुनैना दोनों का बड़े ही प्यार से घर में स्वागत करती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। सुनैना नंदिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और शादी के 1 महीने बाद सुनैना को वीर और नंदिता कहते हैं। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। वाह, बड़ी जल्दी तरक्की पे है मेरा लाल। माँ, तुम बस खुश हो जाओ, अब दादी बनोगी। वो सब तो ठीक है,
लेकिन अब तो बहू का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नन्हा पोता जो आने वाला है। बहू सुन, ये तो बता तेरा कौन सा महीना चल रहा है? वो माँ जी पहला महीना है। अच्छा। इसी तरह दोनों माँ बेटा मिलकर अपनी बहू और होने वाले पोते का और अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही नंदिता का धीरे धीरे पेट निकलना शुरू हो जाता है। सुनैना इस बात को नजरअंदाज कर देती है और कुछ ही महीने बाद नंदिता को 9वां महीना लग जाता है। इसी तरह एक रात उसे बहुत ही जोरों से पेट में दर्द शुरू होता है। सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां नंदिता एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कुछ ही समय के बाद वो लोग हॉस्पिटल से घर पहुंच जाते हैं। वीर बच्चे को गोद में लिए अपनी माँ से कहता है, माँ तुम खुश नहीं हो क्या? जब से ये बच्चा हुआ है तुमने उसको हाथ में भी नहीं उठाया। अरे जब ये हमारा खून होता तब ना लेती इसको गोद में। सच सच बता, ये किसका बच्चा है? बहू ने बताया था मुझे कि ये इसका पहला महीना चल रहा है, तो इस हिसाब से इसका बच्चा इतनी जल्दी कैसे पैदा हो गया? तो आप सच सुनो फिर। मैं नंदिता से बहुत प्यार करता हूँ और करता था शादी से पहले ही। हाँ, नंदिता प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा मेरा ही है। क्या आप इस बच्चे को नहीं उठाना चाहती? आप देखिए एक बार इसकी तरफ, सब कुछ भूल जाएंगी ना आप। लेकिन मुझसे झूठ बोलकर बहुत बेकार किया बेटा तूने। माफ कर दो माँ प्लीज। अच्छा चलो मुझे मेरे बेटे के सामने मार लो बस। हट पागल, बाप बन गया लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। और बहू तू ठीक हो जा, तब गर्म करूंगी इसके कान। वीर उस बच्चे को अपना नाम देकर नंदिता और उस बच्चे को एक नया जीवन दे देता है। इसी तरह हंसी खुशी समय बीतता जाता है और दोनों सास बहू एक साथ सुख के साथ रहने लगती हैं और नंदिता की जिंदगी खुशियों से एक बार फिर भर जाती है। आशिका बेहद ही प्यारी, गुणवान और अमीर माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसे देव नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। देव एक अनाथ पर स्वाभिमानी लड़का था। वो एक छोटी सी शॉप पे मैकेनिक का काम करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसी सिलसिले में देव आशिका के पेरेंट्स से मिलने आता है। पापा, दिस इज देव। देव, दिस इज पापा। हेलो अंकल जी। इतने भी संस्कार नहीं है, बड़ों के पैर छूते हैं बेटे। अरे अरे कोई बात नहीं अंकल जी, अब छू लेता हूँ। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा। वैसे जुबान तो बहुत तेज है तुम्हारी, करते क्या हो? जुबान के साथ साथ दिमाग से भी तेज हूँ। वैसे तो मैं एक मामूली आदमी हूँ, पर आपकी बेटे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ठीक है, सब समझता हूँ मैं, तुम जैसे लड़कों की नियत। अच्छा जी, नियत बहुत साफ है मेरी, और मुझे आशिका से ही शादी करनी है। और अगर मैं आशिका की शादी तुमसे ना करवाऊं तो? वैसे भी तुम्हारी औकात क्या है मेरे आगे? मेरी औकात? अच्छा, छीन के ले जाऊंगा आपकी बेटी को आपसे। जुबान संभाल के, दो कोड़ी के लड़के। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, पर तुम तो बदतमीज, जाहिल और एक नंबर के आवारा लड़के भी हो, ये मुझे अब पता चला। अरे आपकी औकात क्या है और आपने मुझे कैसे हाथ लगाया? आशिका सिर्फ मेरी है, मेरी। आशिका, ये है तुम्हारी पसंद? इससे शादी करना चाहती हो जो तुम्हारे पापा के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है? I'm sorry पापा। और देव, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे पापा है, तुमने इन पर हाथ कैसे उठाया? निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मैं भूल जाऊंगी कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। आशिका, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और जिस इसी के चलते तुम मेरा साथ छोड़ रही हो ना, मैं तुम्हारे बाप से भी बड़ी औकात के साथ आऊंगा। आशिका, तुम सिर्फ मेरी हो। आशिका के माता पिता उसकी शादी राम नाम के एक मैनेजर से करवा देते हैं। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। देव अपनी आशिका को पाने के लिए दूर दूर शहरों में जाकर जी तोड़ मेहनत से दिन रात काम करता है
और दिल्ली में अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेता है, पर शादी नहीं करता। वहीं इत्तेफाक से राम की पोस्टिंग दिल्ली की उसी कंपनी में हो जाती है जिसका ओनर देव होता है। एक दिन आशिका राम को फोन करती है। हेलो राम, कैसे हैं आप? आपको याद है ना, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे हाँ, मेरी जाने मन याद है मुझे। बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए आज तोहफे में? बस एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए, जल्दी से आइए। उफ मेरी जान, अब बता भी दो यार कि क्या सरप्राइज है। अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे। अजी सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है बीवी जी, ठीक है, बाद में बात करता हूँ मैं। राम अपनी बीवी का फोन कटकर ऑफिस के काम में लग जाता है और फिर थोड़ी देर में ऑफिस में अपनी मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में मिठाइयाँ बांटता है। साथ ही सबको अपने घर पर पार्टी में बुलाता है। ऐसे ही वो अपने बॉस देव की कैबिन में मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचता है। गुड मॉर्निंग सर। सर ये लीजिए मिठाई। कांग्रेचुलेशंस राम, पर ये मिठाई किस लिए? सर आज वो मेरी मैरिज एनिवर्सरी है इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने घर पे, तो प्लीज आप जरूर आइएगा। हमारी पार्टी की शोभा खूब बढ़ेगी आपके आने से। अरे बिल्कुल आऊंगा। यू मे गो नाउ। ओके सर, लेकिन प्लीज सर आप जरूर आइएगा। शाम को राम के घर उसके रिश्तेदार और पूरा ऑफिस स्टाफ पार्टी अटेंड करने आते हैं। वो अपनी बीवी के लिए एक 9 लखा हार लाता है और कमरे में तैयार हो रही बीवी को सरप्राइज कर देता है। कितना प्यारा नेकलेस है, सच्ची में आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। अरे बेगम साहिबा, आपकी खुशी सर आंखों पर। वैसे मेरा सरप्राइज कहाँ है? अभी लाती हूँ। आप पापा बनने वाले हैं। आई एम प्रेग्नेंट। अरे आशिका, मेरी जानेमन, मेरी दिलरुबा, तुमने तो मुझे दुनिया की हर खुशी दे दी मानो। अपनी बीवी की प्रेगनेंसी की खबर सुन राम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो आशिका के साथ केक कट कर ही रहा होता है कि तभी दरवाजे से एंट्री होती है देव की। आशिका को राम के साथ ऐसे देख उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका दिल छन से टूटकर चूर चूर हो जाता है और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आशिका भी उसे ऐसे देख चौंक जाती है, उसकी आंखें भी भर आती हैं। तभी राम देव के पास आता है। अरे सर आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं राम, बस इतनी खुशी का नजारा देखकर एक शेर जरूर सुनाऊंगा। अरे जी सर, ये भी कोई कहने की बात हुई भला? बिल्कुल सुनाइए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। अगले दिन ऑफिस में देव का व्यवहार राम को लेकर टोटली बदल जाता है। वो उसे ताने मारने और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। देव की नफरत इस कद्र बढ़ने लगती है कि वो राम की फोटो लोकल गुंडों को दे देता है। यही चरामी है, बहुत साले को इधर ही। कौन है आप लोग? ये हलकट, अपन मेजबान है, मेजबान, और तेरी सेवा करने के लिए आए ले, समझे ना? अरे आप लोग हैं कौन और मुझे क्यों मार रहे हैं? देव जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर भागता है। सामने से आती हुई तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। और ये सब क्या हो गया? आशिका, उसका बच्चा, क्या होगा उनका? मैं सब बता दूंगा आशिका को। हाँ मैं सब बता दूंगा। परेशान हताश देव आशिका के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसका तो मानो घर संसार पल में ही चकनाचूर हो जाता है। देव कहता है, आशिका सॉरी, मेरे पे विश्वास करो आशिका, मैं बस उसको गुंडों से पिटवाना चाहता था। बस करो देव, बहुत बोल लिया तुमने। आशिका तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, तो तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें मैं अपना आनंद दे दूंगा। देव तुम पैसे से भले कितने
अमीर हो गए, लेकिन दिल से तुम कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हो और हमेशा रहोगे। आशिका पर तुम प्लीज मेरी बात तो सुनो आशिका। आई एम सॉरी आशिका। नहीं समझना मुझे कुछ भी। जिसने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, उस इंसान को मैं कभी अपने और अपने बच्चे के पास नहीं आने दूंगी। दफा हो जाओ देव, मेरी नजरों के सामने से। मर गए आज से तुम भी मेरे लिए, और इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला दूं और तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं, निकल जाओ यहाँ से। इस तरह देव शर्मिंदगी महसूस करते हुए वहाँ से चला जाता है, पर आशिका उसे कभी माफ नहीं करती और अकेली ही अपने जीवन में अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।